संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कंप्रोमाइज नहीं करना एक चीज जो है, ये आप ठीक बात कह रहे हैं। हम हमारे देखिए साहब हैं सर, मैं एक मिनट जब मैं बात करूं, ये प्राकृतिक खेती की अभी चर्चा की श्रीवास्तव जी ने, और प्राकृतिक खेती पर कुछ शंकाएं भी हैं, यानी कि उत्पादन जो है उस स्तर का होगा कि नहीं जिसकी हमें आवश्यकता है, इस पर चिंता। सर नहीं, सर एक सेकंड मैं बताऊं। देखिए उसमें उस बात को इस तरीके से समझना होगा कि जो प्राकृतिक खेती है वो ये कह रही है कि हमारे प्रकृति को संरक्षित कर दो। हम उसके खिलाफ नहीं हैं, कोई कृषि वैज्ञानिक नहीं है। हम लोग सदैव से कहते रहे हैं कि उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद डालिए, उसमें जीवांश की मात्रा बढ़ाइए, उसमें हरी खाद डालिए। लेकिन मैं शब्द लगा रहा हूं, जो टारगेटेड यील्ड हमारे लिए होना जरूरी है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, उसको हमें पूरा ही करना है। तो उसको ऐसे ना कहा जाए कि डाउट है। देखिए यदि हम उसमें ऐसा है, प्राकृतिक खेती के जो प्रस्तोता हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि ये उत्पादन जो है किसी भी मामले में उससे कमजोर नहीं होगा। वो कहते हैं 50 हेक्टेयर पर कुंटल की 50 कुंटल पर हेक्टेयर उत्पादन जो है गेहूं में मिल रहा है। अच्छी बात है सर, हम लोग मना कहाँ कर रहे हैं। तो अगर यह है तो मैं समझता हूँ कि ये एवरेज यील्ड तो लगभग इतनी ही है। तो सर यही रुकना है। जो एवरेज यील्ड है हमारी नेशनल या स्टेट की, उसके आगे हमें जाना है। नहीं तो भाई उसके आगे जाना। आपके प्रदेश की जो एवरेज यील्ड है लगभग 38 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है गेहूं की, सबसे बड़ी बात तो अब ये जो है सर वो मेरा पड़ाव नहीं है। एक बात ये सोच के चलिए कि दो चीजों को कभी विस्मृत मत करिए। एक तो ये कि आपकी प्लानिंग करते समय आप ये ध्यान रखिए कि 93% लघु और सीमांत है। हाईटेक एग्रीकल्चर के रेफरेंस में कह रहा हूँ मैं, 93% लघु और सीमांत किसान हैं और हमारी आबादी आज भी आबाद गति से बढ़ रही है। हम चाइना को आबादी के मामले में सरपास करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसी स्थिति में हमारी योजना जब हम बनाएं या कोई लाभ देने की बात करें या हम उत्पादकता बढ़ाने की बात करें तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वो 93% है, उनके यहाँ इससे क्या कितना लाभ होगा और उनकी उत्पादकता कितनी बढ़ेगी। अब जो डिजिटाइजेशन की जो बात आई थी उसका देखिए मैं आपको बताऊं, आप जरा इसकी बेसिक चीज को समझिए कि अगर किसान को खेती में रहना है, जो आप कह रहे थे ना 40% लोग छोड़ने को कह रहे थे, सर्वे हुई थी, सैंपल सर्वे वालों ने किया था, उन्होंने ये बताया था, सब बहुत सी बातें बताएंगे। ये भी कहा कि 40% छोड़ने को तैयार। उन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारे डीलर सब ये सब जो हैं ज्यादा किसान इनसे जाके पूछते हैं कि कैसे क्या है, तो उनको भी इग्नोर नहीं, तभी तो उनकी ट्रेनिंग और ये सब शुरू हुआ। तो अब इसमें आज की तारीख में अगर आप किसान हैं और आपको खेती में रहना है तो आपको क्या करना है, आपके पास जो भी जमीन है आपको अपने इकाई क्षेत्र से इकाई समय में अधिकतम उत्पादन लेना है, नंबर 1, अगर खेती में बने जी यही सारा। नंबर 2, आपको जो आपकी प्रोड्यूस होगी उसकी क्वालिटी वर्ल्ड क्लास की हो, क्योंकि आपका बाजार सारी दुनिया के लिए खुला हुआ है। अगर क्वालिटी खराब होगी तो फिर आपके उत्पाद को कोई नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। तीसरी चीज, आपकी उत्पादन लागत अंडर गिवन सिचुएशन मिनिमम हो, ताकि आप बाजार में compete कर सकें। चौथी चीज, आप जब ऐसा कर रहे हो तो आपके जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे, किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। यानी अंधाधुंध आप पेस्टिसाइड और इनका सबका प्रयोग और वो सब करते चले जाएं, इसके बाद कहें जहां पर आज पहुंच गए हम सॉइल हेल्थ के मामले में, उससे भी आगे डिटीरिएट ना हो जाए, वहां रोक ले कम से कम जी। और एक चीज और सुनिए, जैसे मैंने कहा दो चीजें तो वो ध्यान रखिए कि आबादी आबाद गति से बढ़ रही है और उत्पादकता स्थिर हो रही है। और इसके अलावा जो आपके लघु सीमांत किसान हैं ये इनकी संख्या, और जो अभी तो मान लो 7% है ये, और 7% भी और कम होते जाएंगे, क्योंकि हमारी जोतों का विखंडन भी निर्बाध गति से जारी है। तो हमें इसके इस लिहाज से सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा।
मेरी एक आध बात और रह गई। हाँ। दूसरी एक चीज ये है कि आज भी किसानों के लेवल पर हम कुछ भी सोचें, लेकिन नेशनल लेवल पे आप ये सोचिए, एक महामारी आई जो पहले कभी नहीं देखी थी, कोरोना की। तो इसमें जितने भी जो श्रमिक वर्ग था, जो अकुशल लोग थे, श्रमिक थे, उस तरह के थे या सेमी स्किल्ड थे, वो जहाँ तहाँ सब, और जॉब में, फैक्ट्री में, उसमें लगे थे। जब वो बंद हुआ तो सब कहाँ गिरे? आके खेत में। कृषि पर दबाव, सब किसी पे दबाव बढ़ा। आगे कौन सी गारंटी? हम इस चीज को भी ध्यान में रखें कि ऐसा नहीं कि ये एक बार हो गया, ऐसा फिर भी कभी हो सकता है। नहीं। तो अब हमें अब ये ध्यान देना है। मैं इस बात से श्रीवास्तव जी की बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में अपने यील्ड लेवल पर, खासतौर से खाद्यान्न के और उसके, हमें कंप्रोमाइज नहीं करना है। बिल्कुल सही। और एक बात ये ध्यान रखिए कि हमारे, जैसे हमने कहा था ना कि ये भी शर्त हो खेती का कि हमारे प्राकृतिक संसाधन जो है वो डिटेरियोरेट ना हो, और इसके अलावा हम अपने एनवायरनमेंट को कोई क्षति न पहुंचे। क्योंकि आज की डेट में हमें ये थोड़ी पेट भरना ही थोड़ी सामने रखना है। हमें कोई जीविकोपार्जन वाली खेती नहीं करना है, हमें लाभकारी खेती करना है, हमें व्यवसायिक खेती करना है। अगर खेती में रहना है तो बिल्कुल ठीक बात। और नहीं तो हम खेती में टिक नहीं पाएंगे। और आज की डेट में अब कहाँ डिजिटाइजेशन की जरूरत पड़ती, कहाँ इस तरह की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। ये हम अधिकतम उत्पादन और सब तब ले पाएंगे जबकि हमारे पास जिन चीजों की भी हम खेती करते हैं उनकी टॉप क्लास की जानकारी हमारे पास हो। जो दुनिया में जहाँ बेस्ट कर रहे हैं उनकी तरह से हम भी खेती करें और उनसे भी अच्छी करें। जैसे फूलों की खेती है नीदरलैंड में, आयरलैंड में, उनमें बढ़िया होती है। हम अपने किसानों को वो टेक्नोलॉजी उनसे लें। कुछ चीजें इसराइल में बहुत अच्छी हैं, हम उनसे लें। वाटर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। इस तरह के जो मैनेजमेंट है उनका वो इतना फर्स्ट क्लास है, जबकि उनके साधन इतने अच्छे नहीं है, हमारी परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसको करते हैं। विदेशों में वो दुनिया के, कैन यू बिलीव इजराइल सच ए स्मॉल कंट्री, एक इतना छोटा देश दुनिया के किसी भी कोने में अपने यहाँ सब्जियां उगा करके, अगर डिमांड है उनकी वहाँ तो वहाँ सब हवाई जहाज से सब्जी वहाँ पहुँचा देता है। तो हमारे जो ये जो सूचना क्रांति है, इसका लाभ उन छोटे किसानों को हम कैसे पहुंचाएं, ये सरकार मदद कर रही है। इसमें ये अच्छी बात है, सिस्टम को बहुत अच्छी बात है। एक्टिवेट करना हाँ, है, ये अच्छी बात है। तो देखिए और वो छोटे किसान जो हैं वो धान गेहूं से कभी संपन्न नहीं हो पाएंगे। वो हाई वैल्यू क्रॉप ही लेकर के अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। तो आपने जो बातें की हैं, जो टेक्नोलॉजी, हाईटेक, डिजिटलाइजेशन, हाई वैल्यू क्रॉप की बात जो इस बजट में लाई गई है, जो सरकार बार बार उस चीज़ों को हमें कर रही है, आपने उसको ही सपोर्ट किया है और निश्चित तौर पर इससे किसानों को लाभ होगा। जो आपने बात कही है, सरकार ने आपकी बात बजट में जो प्राकृतिक खेती की बात कही है और कोऑपरेटिव को साकार, हाँ, तो साकार से जो है लोगों को विकास की बात जो कही जा रही है, तो मैं क्योंकि साहब जानना चाहूँगा कि जो प्राकृतिक खेती की बात है, निश्चित तौर पर जो पर्यावरण असंतुलन हो रहा है, सरकार ने इसको देखते हुए प्राकृतिक खेती की बात की है कि लोग नेचर के करीब आए, नेचर से लड़ाई करके नहीं बल्कि नेचर के साथ सहयोग करते तालमेल कर जाए, नेचर से तालमेल बैठा। और श्री अन्न की भी योजना जो है जी है, तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि ये योजना हमारे किसानों के लिए कितनी लाभप्रद है। देखिए सर, अभी तक तो हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि वॉल्यूम क्या हो हमारे प्रोडक्शन का, क्वांटिटी क्या हो। अब क्वांटिटी के बाद जो है समस्या ये है कि जो हमारी क्वांटिटी है उसकी क्वालिटी क्या है जी। क्या वो जो भोजन हमारे पास आ रहा है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा है जितने के लिए हम उसको ले रहे हैं। तो लगातार केमिकल्स का यूज, चाहे वो पेस्टिसाइड के लेवल पर हो चाहे फर्टिलाइजर के लेवल पर हो, और जो उसका रेजिडुअल इफेक्ट है उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि हमारे यहाँ जो फूड चाहे इंटरनेशनल मार्केट में हमारे यहाँ का जाए तो रिजेक्ट होकर के वापस आता है कि इसकी क्वालिटी इसलिए खराब है कि इसमें रेजिडुअल इफेक्ट जा रहा है, या जो हम यूज कर रहे हैं बगैर टेस्ट किए यूज कर रहे हैं लेकिन उसका इफेक्ट अल्टीमेटली हमारे शरीर पर पड़ ही रहा है, जो किसी रोग के माध्यम में या चाहे कैंसर ट्रेन हो या जिसके भी माध्यम से उभर करके सामने आ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये प्राकृतिक खेती निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया है। बट एक चीज जो है, जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर क्वांटिटी देने जा रहे हैं, क्वालिटी देने जा रहे हैं, तो क्वांटिटी में जो है गिरावट ना आने पाए, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या को, जैसा अभी सर ने कहा, बढ़ती हुई जनसंख्या को पोषण देने का काम
हमारा है, जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, उत्पादन भी हमें बढ़ाना है। जी जी जी। अब इन दोनों के बीच में बढ़ती जनसंख्या के साथ बढ़ता उत्पादन और उसकी क्वालिटी ऐसी हो कि हम उसमें मतलब मैक्सिमम जो हम बेनिफिट ले सकें उससे। तो इस लेवल पर मेरा मानना है कि अगर कहीं पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर या जैसे कोई भी हो, एक टुकड़े में वो आदमी जिसके पास जितनी भी खेती हो 1/3 या 1/2 हम उसको इस लेवल पर प्रोत्साहित करें कि आप इस पे प्राकृतिक खेती करो, इस पे आप जैसे कर रहे थे आप वैसे करो। निश्चित तौर पर उसको जब उसका लाभ मिलेगा वो इस योजना को अच्छी तरीके से मानेगा, और अगर प्रोडक्शन नहीं गिरता है तो वो स्वतः किसान जो है अपने आप उसको इसलिए करेगा, नहीं निश्चित तौर पर मार्केट वैल्यू उसकी जो है प्राकृतिक खेती का जो उत्पाद होगा मार्केट वैल्यू उसकी ज्यादा होगी। 19-20 अगर कम भी होता है प्रोडक्शन जी तो लेकिन जो लाभ का वो मूल्य उसको इतना ज्यादा मिल जाएगा प्राकृतिक खेती से हुए कि उसको हानि जैसी कोई दिखने वाली नहीं रहेगी। एक चीज और भी है इस बजट में, जैसा कि आपने ये बात कही, प्राकृतिक खेती को हम लोग बढ़ावा सरकार देने जा रही है, और लेकिन इस पर जो है सावधानी के साथ सावधानी के साथ। दूसरी चीज जो है कोऑपरेटिव सेक्टर में भी इन्होंने जो है डिजिटलाइजेशन की बात कही है, सोसाइटीज का सबका जो है डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीण गोदाम जो है कोऑपरेटिव सेक्टर जो है बनाएगा, और निश्चित तौर पर जो आपने कहा कि गोदामों की आवश्यकता इसलिए है कि किसान जो है अपने भंडारों का जो है भंडारा जो है अच्छी ढंग से करे और आगे चल के लाभ हो जाए। एक चीज जो है मैं जानना चाहूंगा कि इसमें जो है बजट में श्री अन्न योजना की बात कही गई है। देखिए सर, इसमें मेरा ये मानना है हाँ। कि जो अब तक पूर्व में जो बजट आती रही जी जी उसको एक बड़े ग्रुप में दे दिया जाता था कि ये कृषि का बजट है। हाँ। विश्लेषण का ही परिणाम है जो हमारे नीति निर्धारकों ने तय किया कि अब आप देखेंगे कि उसके सेगमेंट्स बना दिए गए हैं। पहले के बजट में ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी। अब जो सेगमेंट्स क्लियर हो रहे हैं कि इतना हमें प्राकृतिक खेती पे करना है जिससे कि हमारी टिकाऊ खेती बनी रहे, यानी प्रकृति जो हमारी है वो कहीं भी विनष्ट न होने पाए, खराब न होने पाए। दूसरा, जैसे कोऑपरेटिव की बात आपने कहा कि कोऑपरेटिव के थ्रू समूह में उनके गोडाउन या साइलो बनाए जा रहे हैं जिसमें छोटे किसान भी, मध्यम किसान भी, बड़े किसान भी अपने अनाज का भंडारण कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 37% का नुकसान ये माना जाता है कि पोस्ट हार्वेस्ट में हो जाता है। तीसरी बात यह है कि जो श्री अन्न की बात आप कर रहे हैं, देखें मोटे तौर पे देखें तो जलवायु परिवर्तन जो रियो दी जनेरियो में फिक्स किया गया था उसके सबके समाधान के लिए हर बजट में कुछ न कुछ एलोकेशन होता गया। श्री अन्न जो है उसी का एक बहुत बड़ा समाधान है। जब क्लाइमेट चेंज होगा, अनियमित वर्षा होगी, ओले पाले, तापक्रम बढ़ेगा, तो हमारी जो है तो इसके लिए पूरे विश्व स्तर पर आप देखें तो 3 ऐसे सेंटर बनते हैं। एक तो अफ्रीका है, और अफ्रीका में लगभग 40 से 50% मोटा अनाज का उत्पादन होता है। उनके यहाँ स्टेपल फूड नहीं होता है, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2 केंद्र जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किए गए वो दोनों अफ्रीका में हैं। और एक जो तीसरा केंद्र है इनका वो एशियन कॉन्टिनेंट में, वो इसके लिए हम लोग बहुत प्राउड करते हैं कि हमारे भारतवर्ष में है। तो हमारे भारतवर्ष में लगभग 20% के आसपास जो मोटा अनाज या श्री अन्न उत्पादित होता है, वह समाधान है कि जब अनियमित वर्षा होगी खरीफ में, क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो ये फसलें हैं वो खरीफ की हैं, तो वहां पर हम ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, काकून इनको उगा करके, अच्छा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पोषक फसलें हैं। इनमें सबसे ज्यादा नियोसिन, रिबोफ्लेविन, जो भी हमारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट रेशा का जो अनुपात है वो बहुत अच्छा है। तो उनको हम दे करके अच्छा धन भी ले सकते हैं, उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं, उसके नए नए उत्पाद बना सकते हैं। तो श्री अन्न योजना का जो एक श्री गणेश हुआ है, निश्चित रूप से ये भारत के लिए बहुत ही सुखदायी है। ये जो देखिए एक चीज इसमें हो रहा है, एक चीज इसमें हो रहा है श्री अन्न में कि जैसे कहते हैं कि किसानों की समृद्धि कैसे हो, भाई उनका जो है उनकी आमदनी 2 तरीके से बढ़ सकती है। एक तो उत्पादन बढ़ने से आमदनी बढ़ती है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उत्पादन बढ़ने से जरूरी नहीं है कि आमदनी बढ़ जाए। बिल्कुल सही बात। मार्केट रेट और ये वो सब इस तरह के हो जाते हैं। लेकिन अब इसी तरीके से एक ये है कि लागत कम हो और उत्पादन अच्छा हो, तो जो आमदनी होती है वो ज्यादा होती है। ये जो श्री अन्न है ये कम लागत से अच्छा उत्पादन दे सकते हैं। बिल्कुल सही। और विषम परिस्थिति में होते हैं, परिस्थिति में दे सकते हैं, जबकि जो दूसरे अन्न जो है फेल होते हैं, तब ये जो है उसको साथ देते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात एक ये है कि हमारे सामने तीनों सिक्योरिटीज इंपॉर्टेंट हैं। खाद्य सुरक्षा,
पोषण सुरक्षा और पर्यावरण पर्यावरण सुरक्षा, तीनों का ध्यान रखना है। बिल्कुल किसी सही। को इग्नोर नहीं करना है, किसी को नहीं। हमको तीनों में संतुलन बना के चलना है। जी। और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये जो श्री अन्न है ये बहुत मददगार है, बहुत अच्छा। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि सरकार की नीयत और सोच बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पर अब सबको मिलके किसान और जो सिस्टम है पूरा सबको इस तरह से गिरफ्त करना है कि इसको सही तरीके से इसका क्रियान्वयन हो जाए, समन्वित प्रयास किया जाए। तो दर्शकों, आपने देखा कि अभी जो हमारे विशेषज्ञ मंडल ने जो अभी चर्चा की, जो बजट आया है उसमें जो कृषि सेक्टर है, इसमें जो विभिन्न बिंदुओं का प्रावधान किया गया है उस पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की। और यह जो निष्कर्ष निकला कि ये योजना, ये बजट जो है वो बहुत ही हर सेक्टर को, कृषि के विकास के लिए हर सेक्टर को बहुत मजबूती के साथ और पारदर्शिता के साथ इसको जो है स्थापित किया गया है। सरकार ने हर सेक्टर पर अपनी पैनी नज़र रखी है और उनके विकास के लिए प्रावधान किए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर इस बजट से हमारे देश की खेती को और किसानों को लाभ पहुंचेगा और इसमें नए इंटरप्रेन्योर आएंगे और नए स्टार्टअप इस्टेब्लिश होंगे, नई क्वालिटी और काया की गुणवत्ता युक्त खेती होगी, मांग के आधार पर उत्पादन होगा। और जो मार्केट इंटेलिजेंस की बात की जा रही है या हाईटेक खेती की जो बात की जा रही है, इनके प्रवेश से मैं समझता हूँ कि हमारी खेती जो है लाभकारी होगी और किसानों को निश्चित तौर पर इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं आगामी वर्षों में इससे लाभ पहुंचेगा और इसके सकारात्मक प्रभाव दिखेंगे, जिससे हमारे किसानों की स्थिति बेहतर हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाओं शुभभावनाओं के साथ नए बजट का स्वागत है। नमस्कार।